सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जैसे लोग, मैं खुद और हमारा जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना है 2024 के बाद, वोट फॉर डेमोक्रेसी, जिसमें एमजी देवासरम जी है, प्रोफेसर हरीश कर्णिक जी हैं, फॉर्मर आईआईटी इंजीनियर प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस है जो IIM अहमदाबाद से हैं, और प्रोफेसर प्यारेलाल गर्ग है, जिनके आंकड़े के आधार पर, और आंकड़े को हम लोग काफ़ी क्रॉस चेक करके उसके बाद में हमने जुलाई 27 को YB चौहान में हमने हमारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, वोट फॉर डेमोक्रेसी का रिपोर्ट। मैं वो रिपोर्ट पे नहीं बोलूँगी, मैं कुछ मुद्दे पे बोलूँगी, क्योंकि रिपोर्ट तो खैर 3-4 महीने से घूम रहा है। अफसोस है कि राजनीतिक पार्टियों ने उसको सीरियसली लिया नहीं। बहुत कोशिश की गई, मराठी में भी अवेलेबल है, पूरा संक्षेप में भी है, समरी भी है, मगर ना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की पार्टियां ना इंडिया की पार्टियों ने उसको सही ढंग से समझा, क्योंकि उसमें मुद्दे थे कि किस किस बिंदु पे चुनाव आयोग अपना संवैधानिक जो जवाबदेही है जनता के प्रति, वो कहाँ कहाँ तोड़ रहा है। और मुझे लगता है मैं उसी पे ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि आंदोलन छेड़ने वाले लोग तो हमारे साथी है ही, और उसका क्या स्लोगन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर बिंदु हमारे सामने साफ हो कि किस तरह के सवाल हमें चुनाव आयोग से करने चाहिए और क्यों, तो फिर यह आंदोलन छेड़ना ज़्यादा आसान होता है, ये मेरे हिसाब से। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो एक तो मैं महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर थोड़ा बहुत बोलूँगी। हमारी अभी भी टीम, डॉक्टर संजय लाखे पाटिल यहाँ बैठे हैं और बहुत परेशान हम उनको करते हैं रात दिन। मैं शिवसेना UBT को दिल से अभिनंदन भी करना चाहती हूँ कि बहुत कोऑपरेशन मिला है आपकी पार्टी से। एक एक चीज़ हम मांगते हैं और मिल जाते हैं स्टडी के लिए। कोशिश हमारी कांग्रेस के साथ भी है और राष्ट्रवादी के साथ भी है, तीनों पार्टी, क्योंकि कुछ सैंपल्स अगर मिले कैंडिडेट से तो फिर स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो महाराष्ट्र असेंबली चुनाव की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि 5 बजे का आंकड़ा आपके पास आ गया। 5 बजे के पहले का जो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे का जो आंकड़ा ऐप में आता था, जैसे प्राचा जी जानते हैं, वो अभी नहीं अवेलेबल है, उन्होंने उतार दिया वेबसाइट से। वो ऑनलाइन तब अवेलेबल था रियल टाइम में, और उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है। 5 बजे के बाद आपके पास आंकड़ा है, उसके बाद आपके पास 7 बजे का आंकड़ा है, उसके बाद आपके पास 11:30 का आंकड़ा है 20 तारीख का, जिस दिन चुनाव हुआ, और उसके बाद आपका 22 का आंकड़ा है, जब एक दिन पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले, गिनती के एक दिन पहले। आश्चर्य की ये बात है कि पहला जो जंप हम देखते हैं परसेंटेज में, प्रतिशत में, वो 5 बजे और 11:30 के बीच में हम देखते हैं कि 6.6% कम से कम, 6.6, मतलब बहुत बड़ा वो होता है, मायने रखता है। और उसके बाद 1.03% होता है, तो कुल मिला के क्लोज टू 8%, 7.6 या 7.8%, जिसका अगर आप डिवीजन करके एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं तो लाखों में चला जाता है। वो आंकड़े में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हर बार चुनाव आयोग डेटा पैरामीटर्स को क्यों बदल रहा है। हमारा सीधा सवाल, आप इसके पहले तो आप पूरे आंकड़े देते थे, आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आंकड़े देते थे, बूथ वाइज आप आपके आंकड़े देते थे। 2019 के पास हमारे पास है, अभी भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, चुनाव आयोग के वेब। तो उसके बाद हो गया आपने डेटा पैरामीटर्स का पूरा जो डेटा पर आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारा पहले सवाल है कि आप कौन हैं, चुनाव आयोग ये देश में है क्या चीज़। जस्टिस कोलसे पाटिल सर बैठे हुए न्यायाधीश थे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ संवैधानिक संस्था है वो, जिसको जनता आवाम के प्रति पहले जवाबदेही होनी चाहिए, कोई सरकार के प्रति नहीं। सबसे पहले जो डेटा उनके पास है वो कोई सरकार का नहीं है, माई बाप का नहीं है, वो हमारा और आपका, जनता के प्रति का वो डेटा है। तो आप वो डेटा को आप क्यों पब्लिश नहीं कर देते। उन्होंने बहुत शर्मनाक एक एफिडेविट हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था अप्रैल महीने में, आप सबको उसके बारे में पता भी होगा कि 17C फॉर्म अगर हम प्रसिद्ध करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी की डर तो हम और आपके हैं, जिस तरह की सरकार बैठी हुई है उसी से तो नेशनल सिक्योरिटी की डर है। अजीब किस्म के एक्सक्यूज़ बना करके आप डेटा को छिपा रहे हैं। आपके पास पूरा डेटा है मगर आप दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं ना ईवीएम परफेक्ट है, तो ईवीएम तो जब वोट लेता है तो आपको आंकड़ा दे दीजिए, घंटे घंटे का आंकड़ा दे दीजिए।
जब जनता आवाम में शंका पैदा होती है तो आपका फर्ज बनता है कि वो शंका को दूर करना, और शंका को दूर करने की एक ही तरीका है कि आप आंकड़े को दे दें, परसेंटेज को नहीं। आप आंकड़े को दे दो। जब ईवीएम में आंकड़े में पढ़ते हैं, गिनती आंकड़े में हो, गिनती में आपने कभी सुना कि XYZ इतने परसेंट से जीता है? हमको पता है कि 500 वोट से जीता है या 1 लाख वोट से जीता है। तो जब वोट भी पढ़ते हैं और वोट की गिनती होती है आंकड़ों में, तो आप प्रतिशत में क्यों दे रहे हैं, परसेंटेज में आप क्यों दे रहे हैं? ये सबसे पहले सवाल। अभी तक का जो डिफेंस आया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो अपने आप की बचाव जो आया है, वो तो कह रहे खुलेआम कि नहीं ये आंकड़े का जो इंक्रीज हुआ है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सैकड़ों लोग क्यों में खड़े थे 7 बजे के बाद, बहुत सारे बाहर, मतलब 6 बजे चुनाव खत्म हुआ था महाराष्ट्र में ऑफिशियली। आपका 7 बजे से 6 बजे तक था, 7 बजे या 8 बजे से 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद बहुत सारे लोग कतार में खड़े थे, ऐसा उनका एक बार ऐसा बयान आता है। तो उसके लिए भी कानून में आपको दिखाती हूँ, आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी और आपके हैंडबुक में भी आपको पढ़ा के दिखा सकती हूँ कि अगर 6 बजे के बाद, क्लोजिंग टाइम के बाद, अगर कतार में लोग हैं तो इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वो कहाँ पे है बता दो, उसको स्लिप देने चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा वोट है उनको स्लिप देनी चाहिए, और स्लिप पीछे से लेके आगे आएगी, आगे से लेके पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि आप बंद कर देंगे। 6 बजे तक के लोग लेंगे, उसके बाद वाले लोग नहीं लेंगे। वो स्लिप आप बता दो, आप बता दो प्रूफ कहाँ पे है, नहीं दे रहे हैं। और जो भी मैं तो इल्ज़ाम लगा रही हूँ चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र पे। 3 उन्होंने प्रेस रिलीज अभी जाहिर किए हैं, जो हमको होते हैं ना प्रेस रिलीज विदाउट सिग्नेचर, मतलब आप बिना सही के सिग्नेचर आप प्रेस रिलीज कहाँ पे दे सकते भाई? हम लोग वो कोर्ट में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि आप सोचो राष्ट्रवादी कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी प्रेस रिलीज करे विदाउट सिग्नेचर, ये हो सकता है क्या? कोई संगठन नहीं कर सकता है, चुनाव आयोग ये कैसे कर रहा है? और लास्ट ऐसा प्रेस रिलीज जो था 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन, जो प्रेस रिलीज उन्होंने जाहिर किया, उसमें उन्होंने बोल दिया हमें कि 1440 हमने वीवीपैट को एग्जामिन किया है और कोई हेराफेरी नहीं है। बस 5 पैराग्राफ की प्रेस रिलीज है। हम क्यों माने इसको? कहाँ पे किए, कौन से गांव में थे, कौन से आंकड़े हैं, सब दिखाओ, सब कुछ। आपको डेटा हाजिर करना हमारा फ़र्ज़ है और हमको पूछना फ़र्ज़ है। तो हम तो पहले कह रहे कि जिस तरह गैर जवाबदेही से चुनाव आयोग बर्ताव कर रहा है, वो ही बहुत शंका पैदा करने वाली चीज़ है। क्यू के बारे में मैंने कह दिया। 17C फॉर्म, बहुत महत्व की बात, जो पार्टी अभी जुटा रही है अपने कैंडिडेट्स के ज़रिए। पोलिंग एजेंट को किस तरह ट्रेनिंग किया गया, बैटरी परसेंटेज, ये सब के बारे में कानून में लिखा है। और हमने मॉडल लेटर्स तैयार करके हमने सबको दिए हैं, 6-7 मॉडल लेटर्स, कि अगर आपको CCTV का फुटेज मांगना है, महमूद प्राचा साहब तो इसके बारे में एक्सपर्ट है, 25 रुपया घंटे आप पैसा देके आप मंगा सकते हैं। ऑफिशियली आप मांग सकते हैं, आप कैंडिडेट होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी मांग सकता है, ये आपका अधिकार है। साथ साथ आपको वीडियो फुटेज अगर चाहिए, वो भी आपको 25 रुपये घंटा आप मांग सकते हैं। मगर सब पूरा जिम्मेदारी उन्होंने अपने आप पे डाल दिया है। हम तो यहाँ से, मुझे लगता है ये मन से मांग करनी चाहिए कि सारे महाराष्ट्र से के 17C फॉर्म और 17A फॉर्म चुनाव आयोग को पब्लिश करने चाहिए। ये हमारी मांग होनी चाहिए, आंदोलन की मांग होनी चाहिए। ये महमूद प्राचा सर को तो मिल गए हरियाणा के कोर्ट में जाकर, तो अगर मिल जा सकते हैं तो हम मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सबका अधिकार है। आप डाल दो, फिर सब अपने अपने वेरिफिकेशन करते रहेंगे कि इसमें क्या सच है क्या गलत है। पूरे एक्सपर्ट्स कहते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हरीश कर्णिक है, देवासायम जी है, सब कहते हैं कि 5 या 7 बजे के बाद 1 या 2% ही बढ़ सकता है आंकड़ा। इतना आंकड़ा जब बढ़ेगा तब शंका खड़े करने वाली बात है और सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको एक बात रखूँगी, क्योंकि आपको याद होगा कि 29 तारीख को 29 नवंबर को आखिरी दिन था
डॉक्टर संजय लाखे पाटिल भी ये बात जानते हैं। आखिरी दिन था कैंडिडेट्स को 47,000 रुपीज़ 400 पर मशीन भर के अपना वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि वो भी एक अजीब और गरीब उन्होंने लागू कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर करो और वो भी मशीन पर मशीन इतना पैसा दो। बहुत ज़्यादा पैसा है। जब 25 रुपये पर घंटा आपको वीडियो मिल सकता है तो आपको इतना पैसा पर मशीन क्यों देना। जब कैंडिडेट्स ने ये सब रिक्वेस्ट डालना शुरू किए महाराष्ट्र के चुनाव में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग का जवाब आया कि हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ मॉक पोल करेंगे। तब हमने प्रोफेसर हरीश कर्णिक को इमीडिएटली कांटेक्ट किया और बोला सर प्लीज़ आप हमें एक एडवाइजरी बना के दीजिए और एक वीडियो बनाइए। और वो वीडियो वायरल हुआ है। जितेंद्र आवाज जी ने वो वीडियो ट्वीट किया है और 2 या 3 लाख लोगों ने देखा है। मैं विनंती करती हूँ आपसे कि वो देखो। उसमें उन्होंने साफ कहा है, मैं टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहती हूँ फिरोज, मगर 2017 के पहले जब से वो एक्सटर्नल वीवीपीएट यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ तब से आपके वो ईवीएम नहीं है, वो पूरा ईवीएस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जिसमें बैलेट यूनिट उसका एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है वीवीपीएट और तीसरा हिस्सा है सिंबल लोडिंग यूनिट। जब से वीवीपीएट का इंट्रोडक्शन हुआ, और ये नोट आप पढ़ सकते हैं, मराठी में भी है और अंग्रेजी में भी है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ। अगर यहाँ का लिस्ट मुझे मिल जाए तो मैं सबको भेज दूँगी, क्योंकि प्रोफेसर हरीश कर्णिक ने समझाया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो पैरा 76B का जो रिक्वायरमेंट है 26 अप्रैल का ऑर्डर, उसमें भी लिमिटेशन है। इसके बारे में बहुत साथियों ने बोला है, मगर अगर उतना भी आप मानो तो मॉक पोल जवाब नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छी और सरल भाषा में समझाया है, आप और हम जैसे लोग समझने लायक हो जाएंगे कि वीवीपीएट और सिंबल लोडिंग यूनिट दोनों में लैबाइल मेमोरी होती है। लैबाइल मेमोरी मीन्स मेमोरी विच कैन बी मैनिपुलेटेड। तो इसमें आप जो भी शब्द इस्तेमाल करो, मैनिपुलेशन इस्तेमाल करो, हैकिंग इस्तेमाल करो, वो सवाल नहीं है। आपने एक एक्सटर्नल फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया ईवीएस में, और उसको लेकर फिर आपने एक वल्नरेबिलिटी सिस्टम में लाया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये जो डिमांड है हमारा कि या तो ये सिस्टम को बदलो, पूरा ट्रांसपेरेंट बना दो, वो होना नहीं है, या तो फिर आप बैलेट पेपर लाओ। और इसके बनाने के लिए बिंदु हमारे साफ होने चाहिए कि कहना चाहिए हमको कि कहाँ कहाँ इलेक्शन कमीशन अपने ही गाइडलाइंस, अपने ही कानून नहीं मान रहा है। आंदोलन अगर ये बात कहता रहेगा, बोलता रहेगा और फिर डिमांड रखेगा, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सफल हो सकता है। अभी भी मैं मानती हूँ 45 डेज़ है इलेक्शन पिटिशन फाइल होने के, और काफ़ी लोग फाइल करेंगे इसको मगर छोटी बातें नहीं है, छोटी मोटी बातों पे भी लोअर कोर्ट में जा कर के आप वीडियोग्राफी, बैटरी का मामला, बैटरी में 99% क्यों था जब मैंने खोला, ये सब चीज़ों को 17C फॉर्म लोअर कोर्ट से आप मांगना शुरू कर दो। ये मेरा सुझाव है। डायरेक्टली आप ऊपर कोर्ट में मत जाओ। जब भी आप रैशनली ये पॉइंट आउट कर सकते हो, आपके पास 4 फोरम है ना या देश में 4 लेवल है, तो क्यों हमको 3 को गंवाना है, 2 को गंवाना है। अगर हमारा केस बनते जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई ऊपर वाला कोर्ट भी सुनेगा, इसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। तो पीस बाय पीस जाओ, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाओ, बूथ बाय बूथ जाओ। आप ऐसे बड़े बड़े पिटिशन करके इधर उधर मत भागो, उससे बहुत नुकसान हमने खुद झेला है। मैं आप सबको अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि आप लोग सब ये आंदोलन में बहुत सालों से जुड़े हुए थे। हम दूसरे तरह के आंदोलन में जुड़े हुए थे, जहाँ पे हम जवाबदेही मांग रहे थे, उसमें अभी भी आज भी हम मांग रहे हैं, नफ़रत के खिलाफ वगैरह वगैरह। वो भी काम हमारा रुका नहीं है, नहीं रुकेगा। मगर ये आंदोलन में भी जहाँ तक हम लोग शरीक हो सके, महाराष्ट्र के बारे में हमारा इरादा है कि 10 और 15 जनवरी तक हमारा रिपोर्ट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।